गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 का टॉपिक हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पहले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लिया था। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिलेशन लिख लिए थे, उस पर क्वेश्चन नहीं किए थे। तो आइए एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं आपको कुछ बातें याद है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा ग्राफ डिस्टेंस टाइम में दिया हुआ है। एस यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और ये टाइम। एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है। अब हमें ये बताना है, बस लॉजिकल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चेक करना चाहते हैं कि आपने कुछ रिवीजन किया है कि नहीं। इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ डिस्टेंस टाइम का नहीं हो सकता है? ठीक है, कौन सा ग्राफ डिस्टेंस टाइम का नहीं हो सकता है? आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने पढ़ा था कि फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजेस एज टाइम पासेस। ठीक है ना, जैसे जैसे समय बीतेगा डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा ही, वो घट नहीं सकता। तो बढ़ने वाला कर्व कौन सा दिख रहा है? ये वाला। ये भी समय के साथ बढ़ रहा है, ये भी समय के साथ, देखिए घटा तो नहीं है ये। ठीक है ना, ये हल्का सा बेंड अगर आपको दिख रहा है तो बेंड नहीं है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके का, मतलब समय के साथ ये घटा तो नहीं है, यानी ये भी हो सकता है। ये देखिए, ये बढ़ा है बाद में घटा है, तो समय के साथ डिस्टेंस तो नहीं घट सकता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, यानी ये ग्राफ नहीं होगा। तो इस ग्राफ से देख के हम बस यहीं चेक करना चाहते थे कि क्या आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाए थे, कि क्या केवल रट लिए थे स्टेटमेंट को। ठीक है ना, तो ग्राफ के थ्रू भी आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ें हमने क्या देखी थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते समय हमेशा ध्यान रखना है किस केस के लिए, डिस्टेंस के लिए। ठीक है, कि कहीं पार्टिकल वापस तो नहीं आ रहा है। अगर वापस आ रहा होगा तो उसके लिए हम कंडीशन कुछ लगाए थे कि वो समय पता करते थे जब वेलोसिटी 0 हो जाती थी। और कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब जाके प्रीवियस लेक्चर में उसे देख लीजिएगा, ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की। क्लियर है बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ठीक है, तो बच्चों हम लोग एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या पढ़े थे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, क्लियर? तो आइए पहले इस पे ही सवाल कर लेते हैं, और भी आप इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं। डेल्टा आर वेक्टर बाई डी टी। डेल्टा आर यहाँ पर क्या है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है ना? इतनी सारी बातें तो आप पढ़ चुके थे पिछले ही लेक्चर में। अब इस पे देखिए सवाल करना कैसे। आपके बुकों में अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग फार्मूले दिए होंगे, तो आप बिल्कुल फार्मूले पे ना जाइएगा। ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट के साथ चिपक के रहिएगा। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो आइए केवल इस लॉजिक पे हम एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कोई पार्टिकल है, ठीक है, जो x दूरी कवर कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ। ठीक है ना, तो v1 वेलोसिटी का हमने मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पे। फिर अगला x दूरी
v2 वेलोसिटी के साथ, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू इंटायर x डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सवाल क्या है हमारा कि एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2x, ठीक है। अब देखिए x दूरी तक चल रहा है ये किसी और रफ्तार से, ठीक है ना। वेलोसिटी कुछ और है तो समय यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ समय कुछ और होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर लिए। तो v1 वेलोसिटी जब तक चल रही थी हम t1 मान लेते हैं, दूसरे को t2 मान लेते हैं, ठीक है। तो t1 क्या होगा, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन की तो कोई बात ही नहीं। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितनी है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अगर वन डायमेंशन मोशन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन v2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, 2x एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, v2x प्लस v1x अपॉन v1 v2। तो v1 v2 ऊपर आ जाएगा, x कॉमन लेके आप कैंसिल कर लेना, क्या आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर है। अब ये आपके बुक में हो सकता है एक फॉर्मूला करके दे दिया हो कि जब पार्टिकल इक्वल दूरी ट्रेवल करे अलग अलग वेलोसिटी में तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो क्या आपको ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। आप बेसिक के साथ चिपक के रहिएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जैसा डेटा दिया रहेगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। आइए आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन को मान लीजिए इस तरीके से दे देता, कोई पार्टिकल t समय तक v1 रफ्तार से चला और अगले t समय तक v2 रफ्तार से चला, तो बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो फिर हम क्या लिखेंगे, v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो t समय तक ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना चल जाएगा बच्चों, ये x1 प्लस x2 मान लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम x1 मान ले रहे हैं और इसको x2 मान ले रहे हैं, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हमें मालूम है कितना लग रहा है समय, 2t। तो x1 कितना हो जाएगा बच्चों, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अपॉन 2t। t कॉमन लेके हटा लो तो v1 प्लस v2 बाई 2। अब हो सकता है कि ये भी आपके बुक में फॉर्मूले की तरह दिया, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कुछ फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो सवाल कह रहा है सीधे सीधे वैसे कैलकुलेट कर लो, क्लियर है। चलो ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चन। हाँ आप चाहते हैं तो 2-3 पार्ट में भी कर सकते हैं। जैसे अगर x दूरी चला v1 रफ्तार से, अगला x चला v2 रफ्तार से, अगला x चला v3 रफ्तार से, ऐसे चौथा भी आप ले सकते हो, और तब भी एवरेज निकालना हो तो क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस x टोटल डिस्प्लेसमेंट 3x, टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। तो t1 कितना हो जाएगा, x बाई v1, x बाई v2 प्लस x बाई v3। क्लियर है, ये 3x हो गया। यहाँ पर देखो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, v1 v2 v3। क्लियर, v1 से आप डिवाइड कर लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, v2 v3, v2 से डिवाइड कर लोगे तो v1 v3, ठीक है, और x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस v3 से डिवाइड कर लोगे तो v1 v2, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, x। अब इसे सॉल्व कर लो, कितना हो गया, v1 v2 v3, ऊपर चला जाएगा, 3 है ही, x कॉमन लेके कटा लेना तो क्या बचेगा, v2 v3, v1 v3 प्लस v1 v2। क्लियर है। चलिए आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा बस जटिल किया जाए, ठीक है, थोड़ा सा टफ करते हैं, और जो पहले से पढ़ रखे हैं उनको तो बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। कोई पार्टिकल है जो सेमी सर्कुलर पाथ को कवर कर रही है, ठीक है ना, विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना, स्पीड v है हमारी, और ये कैसी है, कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, हमारी स्पीड है,
क्या है, स्पीड है। लॉजिकल सी बात है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो वेलोसिटी तो चेंज कर रही है लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं है। सवाल क्या हमने बनाया, हाँ ये हमारा क्या था, ये हमारा सेमी सर्कल था, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ रेडियस होगा। क्वेश्चन हमारा था, ध्यान से देखिए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ठीक है ना, एवरेज स्पीड का रेशियो क्या होगा, ये स्पीड है हमारा, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो देखिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कंसेप्ट हमारा बिल्कुल बेसिक रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज 2r। समय कितना लगा, तो 2r/v। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल किधर की तरफ से गई है, इधर की तरफ से गई है, ये उसका पाथ था, तो समय किधर का लगा होगा, इतना समय ये किधर अपना खर्च किया है, इधर की तरफ, यानी समय जो हम निकालेंगे वो इस पाथ के अलग निकालेंगे। तो टाइम बराबर क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कितना डिस्टेंस है बच्चों, πr, और स्पीड बाई v, तो v ऊपर चला जाएगा, v हमारा कांस्टेंट है, r से r कट गया, कितना आंसर आ गया, 2v/π। क्लियर, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो लॉजिकल सी बात है, स्पीड हमारी कांस्टेंट है, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड हमेशा कांस्टेंट है तो आपकी एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड सब क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी एवरेज स्पीड क्या हो गई, v। क्लियर, अगर फिर भी ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है, हालांकि ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर कोई डेटा है जो कांस्टेंट है, ठीक ना, थ्रू आउट कांस्टेंट है फॉर एनी वैल्यू ऑफ t और x, मैं मैथ की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आप कांस्टेंट का ग्राफ बनाते हो ना, कैसे बनाते हो, ऐसा बनाते हो या फिर ऐसा बनाते हो, तो x के अलग अलग वैल्यू के लिए y क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो एवरेज अगर मैं निकालना चाहूँ तो हमेशा क्या आएगा, y ही आएगा इसका, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट में सेम नंबर आ गए, ठीक है ना, ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया आपके साथ कि 3 सब्जेक्ट का पेपर दिए, तीनों में 75 या फिर तीनों में 85, तीनों में 90, तो एवरेज उन तीनों सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, जितना आपका नंबर आया है वहीं एवरेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिक के साथ जाइए। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है ये टोटल, πr, टाइम कितना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, πr से πr कट गया, v आ गया। क्वेश्चन हमारा क्या था, रेशियो बताओ, तो रेशियो क्या है, 2v/π डिवाइडेड बाई v, दैट इज 2/π, ये रेशियो, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ध्यान ये देना था कि जो पाथ बॉडी कवर कर रहा है ना, टाइम भी उधर ही खर्च कर रहा है, इधर की तरफ नहीं, ठीक है। तो टी निकालते समय ध्यान देना यहाँ पे, बाकी सारा तो आपको आ ही रहा होगा। चलिए अब आइए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कर लें, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी का तो काम हो गया, ठीक है ना, और क्वेश्चन भी हम इस पे करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ा लूँ। अगर मैं उसी तरह एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूँ, तो जैसा एवरेज वेलोसिटी उसी तरह एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया है। क्या लिखते हैं, v2 - v1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता तो क्या लिखते हैं, dv/dt। समझ में आया, dt क्या होता है, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, एट पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये यूज करते हैं। क्लियर, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, थोड़ा उसको ध्यान से समझिएगा अभी, ठीक है। चलिए उससे पहले हम आपको कुछ न्यूमेरिकल करा लें, तब हम उसके बाद चर्चा करेंगे।
अच्छा, इसको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से देख लो बच्चों, dv बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ v को क्या लिख सकते हैं बच्चों, dx बाई dt, या फिर dr बाई dt, आपको जो सही लगे, ठीक है ना। r हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ है कि हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी खुद में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, d2r बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो आइए पहले छोटे छोटे क्वेश्चन हम कुछ इस पर कर लेते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट बना रहे। x बराबर टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, ये पहला सवाल। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी अब बताइए एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। वेलोसिटी बताना है एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो आप क्या कर लोगे, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब फिर से क्या आ गया यहाँ पे, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी। dx बाई डी टी बच्चों जैसे ही करोगे ये क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 4t। क्लियर। v का t में रिलेशन आ गया, t की वैल्यू रख दो, t कितना है 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 16, ठीक है। 16 3 जा 48, 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 64, ठीक है ना। ये वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी, 64 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सेम क्वेश्चन रहता है कि एक्सेलरेशन बताइए t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो क्या कर लेते हैं, जो वेलोसिटी आया उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लें। वेलोसिटी हमारी क्या आई, ये आई, इसका डिफ्रेंशिएशन बच्चों करोगे तो कितना हो जाएगा, 6t प्लस 4। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं, वेरिएबल है, ठीक है ना, समय पे डिपेंड कर रहा है ये एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम लोग अभी बाद में करेंगे। t बराबर 4 रखते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 24 प्लस 4 दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आई। तो आप इस ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, बहुत सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बड़ी बात कब होती, जब हम कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बताओ 0 to 2 सेकेंड में। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर चेंज इन पोजीशन वेक्टर। यानी मैं इसको क्या लिख सकता था, x के टर्म में दिया है तो x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन में टोटल टाइम कितना है, 2 है। फाइनल क्या है, 2 सेकेंड पे पोजीशन कहाँ है, और ओरिजिन 0, समय 0 था तब पोजीशन कहाँ है। तो 2 रख के देख लो इक्वेशन में कितना हो जाएगा, 8 प्लस यहाँ भी 8 आ जाएगा प्लस 4। ये जब 2 सेकेंड रख लिए तब हो गया, माइनस 0 रखोगे तो क्या बचाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया, 16/2। कितना आ गया आंसर, 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, अभी मैं जो लिखवाने वाला हूँ उसको बहुत गौर से, ध्यान से और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब मैं सवाल कराने जाऊँगा तो बार बार चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। और जो पढ़ा उसमें जो इम्पोर्टेंट बात उसकी हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। क्लियर है। या फिर बहुत ही एक्यूरेट लिखना चाहते हो तो डेल्टा r बाई डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टोटल टाइम। ये क्या बताएगा बच्चों, ग्राफ में ये क्या बता रहा है, चेंज। ये हमको स्लोप बताएगा। क्या बताएगा, स्लोप। ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता, v इंस्टेंटेनियस, तो क्या आता हमारा, dr बाई डी टी, ठीक है ना। केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अगर चाहो तो आप वेक्टर लगा लो, आपके ऊपर। ये क्या बताता है बच्चों, टेंजेंट ऑन कर्व। क्या बताता है, टेंजेंट ऑन कर्व। अच्छा, इस एक्सप्रेशन की एक और ख़ास बात है, dr वेक्टर
को छोड़ दिए, बाकी को इधर भेज दिए, तो ये क्या हो गया वी डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लिए। तो बच्चा इंटीग्रेशन क्या बताता है, इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ये चीज़ें एकदम जबान पे रट लेनी है आप, ठीक है, क्योंकि ये बार बार आएंगी, केवल काइनेमेटिक्स की बात नहीं है, आप वर्क एनर्जी पावर में आओगे तब भी आएगी, ठीक है ना, इनफैक्ट हर जगह ही आएगी। अच्छा, ये डी आर क्या बताएगा, तो खुद सोचो कि ये कोई फंक्शन रहता है, इंटीग्रेट होना करना रहता है, तो इसकी लिमिट कुछ दी रहती है, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। तो ये तो पोजीशन ही बता रहा है, तो फाइनल रखते हैं फिर इनिशियल रखते हैं, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल आता है, यानी बेसिकली ये क्या बता रहा है, चेंज बता रहा है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये चीज़ें आपको रिलेट करनी है, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं। अच्छा, इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद हम लोग अभी पढ़े हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, ठीक है ना, कैलकुलस फॉर्म की बात कर रहा हूँ। dv बाई dt अगेन क्या बता रहा है, टेंजेंट ऑन कर्व, या फिर आप इसको स्लोप भी कह सकते हैं, टेन थीटा भी कह सकते हैं, जो समझ में आ रहा है आपको। dv बराबर क्या ले सकते हैं, a dt, तो a dt को इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये चीज़ क्या बताएगी हमको, चेंज बताएगी, चेंज इन वेलोसिटी, क्या बताएगी, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या बता रहा है, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, क्लियर। यानी इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। वीटी का रिलेशन अगर इस फॉर्म में दिया है डीवी बाई डी टी, ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन तो बता ही रहा है फिजिक्स में, मैथमेटिकली क्या बता रहा है, टेंजेंट ऑन कर्व, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ ए डी टी, तो फिजिक्स में क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन ये मैथमेटिकली क्या है, एरिया अंडर कर्व, ठीक है ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब मैं ग्राफ पे क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं ऐसा इक्वेशन और इंटीग्रेशन यूज नहीं करूँगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि एरिया अंडर कर्व, तो ए और टी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तो मैं वहाँ से तुरंत चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। इतनी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। आइए धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशन एटलीस्ट डिराइव करना सीख जाएं, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन क्या है, आपको मालूम है, 9 से पढ़ते आ रहे हो। पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर क्या है, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, ये होता है। इसी को डिराइव करना है बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। ग्राफिकल मेथड तो आप 9th में ही पढ़ रखे हो। अब देखो बच्चों कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलस मेथड का मतलब क्या हो गया, हमारे पास डेटा ही कितना है, बहुत कम तो डेटा है, क्या है, v बराबर डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना। इसी डी एक्स को एक साइड रख लेंगे तो v डी टी एक साथ हो जाएगा, तो एक ये हो गया। a बराबर डी वी बाई डी टी, डी वी को अगर इधर रख लिए हैं तो a डी टी हो जाएगा, क्लियर। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताया था कि डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ आएगी, लेकिन वो जब आएगी तभी हम यहाँ पे लिखेंगे, फिलहाल के लिए तो इतना ही याद रखना है। अब डिराइव कैसे करेंगे सर, तो पहले आप ये देख लो, डिराइव करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। हमारे इस एक्सप्रेशन में किस किस टर्म का यूज हुआ है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है ना। अच्छा, ये इक्वेशन बता क्या रहा है कि किसी भी समय पे मुझको अगर वेलोसिटी पता करनी है तब के लिए इक्वेशन है, ठीक है ना। तो पहले तो ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन वैलिड किसके लिए, जो हमने ये लिखा है ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। पहली चीज़ तो ये है, ये तो दिमाग में रख ही लो, ठीक है ना। कैसे भी सवाल नहीं, किसी भी सवाल पे यही नहीं लगा देना, जब तक आपको मालूम नहीं है क्वेश्चन के बारे में कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब तक तो आपको ये लगाना ही नहीं चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि डेटा देख लेते हैं कि वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, तो चलो लगा देते हैं फार्मूला। पहली रिक्वायरमेंट तो यही है, अगर ए कांस्टेंट नहीं है तो ये तो लगेगा ही नहीं,
हाँ, तो दूसरा सवाल ये हो सकता है कि लगेगा क्या तब, तो कैलकुलस लगेगा। ठीक है, चलो। अब ये जब कांस्टेंट है और उस समय हमको डेटा कुछ प्रोवाइड किया गया है कि पार्टिकल किसी इनिशियल रफ्तार u से चल रही है, तो बताइए किसी समय के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, क्या है कि पार्टिकल इनिशियली, ठीक है ना, किस रफ्तार से चल रही है u एट t इक्वल टू 0। क्लियर। तो किसी टाइम t पे वेलोसिटी उसकी v है और ये अननोन है, ये हम नहीं जानते। हाँ, और एक और क्या गिवन है कि ये भैया कैसा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्या है, यही वाला ये कांस्टेंट है। तो बताओ v कैसे निकालेंगे। तो हमारा रिलेशन v u a t के बीच में है, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। इधर कहीं दिख रहा है ऐसा कुछ रिलेशन? देखो, ये देखो, वेलोसिटी का भी टर्म है, एक्सेलरेशन का भी टर्म है, टाइम का भी है। तो बहुत अच्छी बात है, हम क्या लिख सकते हैं, dv बराबर a dt। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से अब देखो कैसे कर रहा हूँ। t इक्वल टू 0 पे बच्चों वेलोसिटी क्या थी, u थी। किसी टाइम t पे वेलोसिटी क्या है नहीं मालूम है, तो उसको v लिखे हैं, यानी u ये नोन क्वांटिटी है और v क्या है, अननोन है। ठीक है, तो सर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन करने का सिंपल सा फंडा है, कांस्टेंट टर्म है जो उसको बाहर ले लेते हैं, वो इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पर dt लिखा है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन हम ऐसे लिखते थे, fx dx। ये dx क्या बता रहा था, ये dx ये बता रहा था कि हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं जो x में है। ठीक है ना, यहाँ पे dt रहता तो यहाँ पर क्या होता, ft होता। अच्छा, तो यहाँ पे तो केवल dt है, ये तो बाहर ले लिए, तो यहाँ पे t का फंक्शन होना चाहिए था, वो तो है नहीं। तो है नहीं तो हम अपने मन से t टू द पावर 0 तो ले सकते हैं। t टू द पावर 0 का मतलब क्या है, 1। ठीक है ना, तो नहीं भी है तब भी बता रहा है कि यहाँ पर dt के t के रिस्पेक्ट ही में इंटीग्रेट कर रहा है। क्लियर है। उसी तरह dv यहाँ पर है तो हम क्या ले सकते हैं, v टू द पावर 0 इंटू dv। कोई दिक्कत होगा नहीं, v टू द पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। लिमिट लगा दो, लिमिट क्या है, u से v। अब t टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। विदाउट बेसिक मैथमेटिक्स आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते फिजिक्स में। ठीक है ना, तो चलो इस फॉर्मूले पे रखते हैं, तो t टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी t आता, यानी ये तो मिल गया कि a आता, ये t आता, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। उसी तरह इसका इंटीग्रेशन v होता, अपर लिमिट v लोअर लिमिट u। तो अब लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट रखें v, फिर लोअर लिमिट रखें u, तो v माइनस यू इक्वल टू अपर लिमिट इसमें रखें t और लोअर लिमिट 0 यानी at। तो v बराबर यहाँ से क्या आ गया बच्चों, u प्लस at। v बराबर क्या आ गया, u प्लस at। डिराइव हो गया हमारा फार्मूला, सिंपल था। तो लॉजिक क्या है कि पहले तो आप एक्सप्रेशन पकड़ लो कि उसमें कौन कौन सा टर्म इन्वॉल्व है। जो टर्म इन्वॉल्व है देखो कि उससे रिलेटेड कोई रिलेशन जानते हो कि नहीं, जानते हो तो बस चालू हो जाओ। आओ अब दूसरा देखते हैं और कैसे करेंगे ये भी सोचते हैं। दूसरे रिलेशन में देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, 4 क्वांटिटी है। और ये जो भी हमने रिलेशन यहाँ पे लिखा है उस किसी रिलेशन में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसमें चारों क्वांटिटी है। तब कैसे करेंगे, सब में 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर। तो कैसे करेंगे, तो पहला जो हमने डिराइव किया है उसकी मदद लेंगे। कैसे लेंगे मदद, अभी हमें क्या डिराइव किया है, v बराबर u प्लस at। तो v को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। क्यों लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे बता रहा है, पर्टिकुलर टाइम पे बता रहा है मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है ना, तो मैं मान ले रहा हूँ कि मोशन क्या हो रहा है, x डायरेक्शन में हो रहा है। आप और अच्छे से लिखना चाहते हो तो r लिख लो। ठीक है ना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन x ही में दिया रहता है तो आदत हो जाती है x लिखने की। तो हम एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं तो dr बाई dt लिख देते हैं।
ये क्या हो जाएगा बच्चों, u प्लस ए टी। अब कुछ करना नहीं है, डी आर बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी डी टी। इंटीग्रेट कर दो, t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं पार्टिकल कहीं r नॉट पे है, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जहाँ पे आप पार्टिकल क्या लोकेशन के बारे में जानते हैं। t इक्वल टू किसी समय t पे हमें पता करना है पार्टिकल कहाँ पे है, तो मान लेते हैं कहाँ पे, r पे, ठीक है। या फिर बेटर है कि ऐसे लिख लो, r इनिशियल लिख लो, r फाइनल लिख लो। अब देखो dr का इंटीग्रेशन r फाइनल r इनिशियल, ठीक है ना। u हमारा क्या है, u क्या है बच्चों, मैं बताया था अभी, u क्या है, नोन क्वांटिटी है। t इक्वल टू 0 पे हमको वेलोसिटी मालूम है, ये वेरिएबल नहीं है। तो u dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ut आ जाएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये ही रह जाएगा। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, ठीक है। अब इसको देखो क्या लिख लेते हैं, r फाइनल माइनस r इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखोगे तो ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, और लोअर लिमिट रखे बच्चे तो तब तो 0 आ गया, ठीक है। ये क्या आ रहा है बच्चों, r फाइनल माइनस r इनिशियल, ये तो कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है। जी हाँ, ये क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है। यानी यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये भैया डिस्टेंस विस्टेंस नहीं है जो बच्चे मिसकंसेप्शन दिमाग में बैठा लेते हैं। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि एक्सप्रेशन ही बता रहा है। यानी जब डिस्टेंस निकालना होगा और ये फार्मूला लगाना होगा तो एक चीज़ तो दिमाग में रख लेना कि ये है डिस्प्लेसमेंट, और तुम डिस्टेंस अगर इसके थ्रू कैलकुलेट करना चाहते हो तो बॉडी एक ही डायरेक्शन में चलनी चाहिए, क्योंकि जब एक ही डायरेक्शन में चलेगा तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। चलो, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ से हमारा आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि फाइनल पोजीशन बताइए, इनिशियल तो हमें मालूम है, तो r बराबर क्या कर लेते, r इनिशियल को उधर भेज लेते, तो r इनिशियल प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाता है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आते हैं थर्ड एक्सप्रेशन पे, क्या है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ऐसा भी इसमें कोई तीन ही टर्म है इसमें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसमें वेलोसिटी भी आए, एक्सेलरेशन भी आए, डिस्प्लेसमेंट भी आए। देख लीजिए, यहाँ पे डी है तो ए और टी है, यहाँ वी टी है तो ए है, एक्स टी है तो वी है, यानी कोई ऐसा एक्सप्रेशन है नहीं। यानी हमको कुछ ना कुछ तो इसमें चेंज करना होगा। तो ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, डी वी बाई डी टी। हमको टाइम नहीं चाहिए, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। तो हम क्या कर लेते हैं, डी वी बाई डी टी, और यहाँ पे डी आर बाई डी आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये देखो, इस चीज़ को देखो, डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा बच्चों आपका, डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो वी डी वी बाई डी आर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बस, जब कोई दिक्कत नहीं तो अब तो बस चेंज करना है। ये वी डी वी बराबर ए डी आर, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। आर इनिशियल से आर फाइनल, आर इनिशियल पे वेलोसिटी यू है, आर फाइनल पे वेलोसिटी वी है। वी का इंटीग्रेशन बच्चों वी स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट वी, लोअर लिमिट यू। ए कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, डी आर का इंटीग्रेशन आर आ जाता है, ठीक है। आर इनिशियल आर फाइनल, इसके आगे यहीं पे लिख दे रहा हूँ, लिमिट यहाँ पे रख लो, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, इधर क्या आ जाता, ए आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। क्लियर, ये क्या है हमारा, ऐसे लिख सकते हैं ना उसको, शर्म की तो कोई बात नहीं है ना। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से क्या आ जाता है, वी स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी हमारा तीसरा भी एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। क्लियर, कि बिल्कुल ऑल क्लियर हो गया। चलो, तो जब ये डिराइव कर लिए, ये तो मैं इसलिए करा लिया कि हाँ थोड़ा बहुत तो स्कूल से रिलेटेड भी टॉपिक आपको आना चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ मिली, ये अब एक्सप्रेशन हमें याद रखना है, ये एक्सप्रेशन हमें अब याद रखना है। क्लियर,
चलो, बहुत ही सुंदर सवाल इस पे बनते हैं। अब मैं पहला ही सवाल आपको नहीं बहुत टफ कराना चाहता हूँ, अदरवाइज इस एक्सप्रेशन पे जेई में एक बार सवाल आ चुका है। अब बहुत खूबसूरत सवाल था, ठीक है, लेकिन उसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे जब ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे तब। अब कैलकुलस से रिलेटेड देखते हैं कि कैसे सवाल आ सकते हैं। तो पहले सवाल तो ग्राफ से रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है ना। आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन लेके उस पर एनालिसिस करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चलो इजी इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। आप ही बताओ किसका ग्राफ ले लें, किसके बीच में ग्राफ ले लें? एटी के बीच में ले लें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलो यहीं से चालू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल सुन लो। ये हमें दिया हुआ है कि ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समय कितना है? 5 है। ये समय क्या है? 10 है। और ये तो ओरिजिन। क्लियर है? सवाल सुनिए क्या है। हमें गिवन है डेटा कि एट t इक्वल टू 0 पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ये थे 5 मीटर पर सेकेंड। तो एट t इक्वल टू 10 सेकेंड पे फाइनल वेलोसिटी बताइए, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए कंसेप्ट को कैसे यूज करना है। अभी जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था उसके बेसिस पे समझिए। हमने अभी पढ़ा था dv बाई डी टी इक्वल टू ए होता है। तो dv बराबर क्या लिख सकते हैं? ए डी टी। क्लियर? ए डी टी का इंटीग्रेशन, तो इधर भी इंटीग्रेशन। ये हमको क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी। एकदम रट जाओ बच्चों, अभी इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में समझ लो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन की सीरीज लगा देता तुरंत। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सीखें। हमें जितना सीखना था हम सीख लिए और सीख के यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये इंटीग्रेशन क्या बताएगा? एडीटी का एरिया अंडर कर्व। यानी ये हमें क्या बताता? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू, ये क्या बताता? एरिया। बहुत सुंदर सी चीज़ है। रिलेशन किस में है? ए और टी में। ग्राफ किस में है? ए और टी में। यानी ए टी की एरिया क्या बताती? चेंज इन वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एरिया क्या है बच्चों? ट्रायंगल की एरिया तो आपको मालूम है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 10। हाइट कितना है? 10। क्लियर? कितना आ गया? 50, ठीक है। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियल रफ्तार क्या थी बच्चों? 5। तो फाइनल रफ्तार कितनी हो गई? 50 + 5, दैट इज 55 मीटर पर सेकेंड। सवाल कराने का मेरा मकसद क्या था? मकसद ये था कि आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं कि ए का कोई टाइम का कोई फंक्शन दे दिया और आप इंटीग्रेट कर दिए फार्मूला लगा के। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैथ में कर सकते हो, फिजिक्स में दिक्कत यहीं पे बच्चों को आने लगती है, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन ही करने लगते हैं। नहीं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी सोचो। ग्राफ कोई इक्वेशन दिया ही नहीं है, अब आप तुले हुए हो कि नहीं इंटीग्रेशन ही करेंगे तो ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, आप इक्वेशन बना लो, फिर इंटीग्रेट करो, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन तब भी दिक्कत होगी, यहाँ से वो पूरा इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। ये लाइन दूसरे इक्वेशन की है, ये लाइन दूसरे इक्वेशन की है, यानी इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में तोड़ दोगे तब सॉल्व करोगे। वैसा भी क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन जब उसकी आवश्यकता हो, जब हम अच्छे से कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो सीधे सीधे लगा सकते हैं। एटी के बीच में ग्राफ दिया हुआ था, कर्व था। एटी की एरिया क्या बताती? चेंज इन वेलोसिटी। हमें वी फाइनल निकालना था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बात समझ में आई? चलिए, तो आइए एक और एक्सरसाइज ही एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे।
मान लेते हैं हमारा ग्राफ ऐसा है। अब किसके बीच में ले लें, वी टी के बीच में ले लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये ठीक है, 2 सेकंड ले लेते हैं। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, और ये क्या है, 6 सेकंड। क्लियर। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल सुनिए बच्चों। पहला सवाल, एवरेज वेलोसिटी बताना है। एवरेज वेलोसिटी टाइम क्या दिया है, 0 से 2 6 सेकेंड, 0 to 6 सेकेंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है, वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड। सर ये सब क्या दे रहे हो आप, समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है, 1.5 सेकेंड पे। तीसरा देखो, एक्सेलरेशन बताना है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, ठीक है। इसी के साथ एक्सेलरेशन t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। एक और इसी में क्वेश्चन बना लेते हैं, एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, ठीक है। पहले इतना कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। एवरेज वेलोसिटी बच्चा कैसे निकालेंगे, यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ग्राफ किसके बीच में है, वी टी के बीच में। सोचने वाली बात है, कैसे स्टार्ट करें। सर तो क्या दिए थे कि बेसिक से करना, इसमें तो कुछ बेसिक दिख नहीं रहा है, तब भी आपको बेसिक से ही करना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या आप इस कर्व से टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, कैसे निकालें, फिर से वही सवाल, कुछ दिया रहता तब तो निकालते हैं, ये तो वी टी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, v बराबर क्या हो सकता है बच्चों, dx बाई डी टी। क्लियर। v dt बराबर क्या हो सकता है, इंटीग्रल ऑफ v dt बराबर इंटीग्रल ऑफ dx। ये तो पहले ही ऐसी चीजें आ गई। v dt क्या बताएगा, कर्व किसका है, vt का है, यानी ये क्या बता दिया, एरिया, और ये क्या बता दिया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वहीं तो चाहिए था हमको एवरेज वेलोसिटी के लिए। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बहुत अच्छी बात है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, तो वी टी का एरिया निकाल लो। वी टी का ग्राफ है, सारा काम ही खत्म। ये क्या हो गया, ये क्या बन गया हमारा, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों, हमारी मैथ वीक है, थोड़ी बता दो। ट्रेपीजियम फॉर्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये एक पैरेलल साइड है, लेंथ कितना है इसका 6, और ये कितना है 2, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है बच्चों 10, ये 5 बार में चला गया 8, 5 8 40, 40 मीटर, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 40 मीटर। टोटल टाइम कितना है 6। सॉल्व कर लेना, कितना आ गया 20/3। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 20/3 मीटर पर सेकेंड। यूनिट आप लगाते रहो। क्लियर, समझ में आया अप्रोच। और भी तरीका था ऐसा करने का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही एक तरीका है, लेकिन वो चीज़ें समझना भी तो ज़रूरी है। आप इसका यूज़ कर रहे हो तो इसका यूज इसीलिए कराया जा रहा है कि आपके लिए सवाल आसान हो जाए। अदरवाइज तरीका था आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते, ठीक है ना। वीटी का स्लोप क्या बताता है, वीटी का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन निकाल लेते। टाइम दिया हुआ है, इनिशियल रफ्तार 0 होती तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इसके लिए लगा लेते हैं। फिर इस पार्ट के लिए लगाना पड़ता, फिर इस पार्ट के लिए, सबको लगा के जोड़ना पड़ता। किसी भी पार्ट में गलती हो जाती, बस आंसर हो जाता वहीं पे कंप्लीट आपका। आइए ये देखते हैं, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड। ये कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा, वीटी का कर्व है और टाइम दिया हुआ है, तो बहुत तरीके हैं इसके। आप चाहो तो सीधे मैथ लगा सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने आता है, स्लोप निकाल लोगे इसका,
ये स्लोप tan थीटा निकाल लोगे, कितना होगा 10/2 यानी 5 आ गया स्लोप। इंटरसेप्ट क्या है 0 है, तो y बराबर mx प्लस सी अगर लगाएं हम तो v बराबर क्या आ जाएगा, y हमारा v है, x क्या है t है, और m क्या है 5 है, यानी 5t। काम ख़त्म, t रख दो यहाँ पे, कितना 1.5, तो 15 5 जा 75, दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। अरे सर इसमें तो पूरा मैथ ही लग रहा है, कुछ फिजिक्स भी लगा के बताते। तो देखो बच्चों, फिजिक्स ही लगा दे रहे हैं। ग्राफ किसका है, वीटी का। dv/dt बच्चों क्या बताता है, एक्सेलरेशन। dv/dt है क्या, टेंजेंट ऑन कर्व या फिर स्लोप बता रहा है। तो स्लोप हमने निकाल लिया ना, ये जो 5 आया वो हमारा क्या आया, एक्सेलरेशन आया। 5 जो आया वो क्या आया, एक्सेलरेशन आया। और एक्सेलरेशन कैसा आया, कांस्टेंट आया। कांस्टेंट आया तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकते हैं। तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, u + at। हाँ सर ये तो समझ में आ रही है बात। इनिशियल वेलोसिटी दिया नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो 0 है, चाहे यहाँ पे भी तो दिख ही रहा है ना, t = 0 पे क्या है, वेलोसिटी 0 है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो ये 0 हो गया। एक्सेलरेशन कितना है 5, समय क्या है 1.5 पे पूछा गया, कितना आ गया 7.5। तो आपको अगर ग्राफ के बारे में मतलब ये जो भी आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है उसकी कंप्लीट एनालिसिस है तो आप कहीं से भी आंसर निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने मैथ लगा दिया। मैथ किस लिए लगा दिया, मेरे दिमाग में आया कि वीटी के बीच में ग्राफ दिया है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि इस समय पे वेलोसिटी बताओ, यानी अगर इक्वेशन मालूम होता तो समय रख देता, आंसर आ जाता। तो मैंने इक्वेशन निकाल दिया। ये इक्वेशन कैसे निकाला था, y बराबर mx प्लस सी। तो अगेन आप बेसिक मैथमेटिक्स पे आ गए, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, ठीक है ना। चलो, और ये तो भैया ठीक है, इससे तो हम 9th से ही परिचित हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलो अब क्या है बच्चों, a बराबर 3 सेकंड पे बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा। सीधे सीधे करते हैं। dv/dt क्या बताता है, a। ग्राफ किसके बीच में है, vt के बीच में। मतलब vt का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। स्लोप मतलब क्या हो जाता है, स्लोप मतलब बच्चों tan थीटा। 3 सेकंड कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा 3 सेकंड। तो इस लाइन का स्लोप बताओ, इस लाइन से क्या है 0 डिग्री, यानी tan 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। अच्छा लॉजिक से सुनो, लॉजिक से समझने की कोशिश करो। 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक क्या वेलोसिटी चेंज हुई, नहीं हुई सर। 10 मीटर पर सेकंड था, 10 ही मीटर पर सेकंड रह गया। और एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होगा, आंसर 0 है। ए t = 1 सेकंड पे, t = 1 सेकंड पे, तो 0 से 2 सेकंड तक स्लोप हमारा क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब कि मैं यहाँ पर भी अगर स्लोप बना दूँ, यहाँ भी स्लोप बना दूँ, कहीं भी स्लोप खींचूँ, तो इन सबका वैल्यू क्या है, सेम है। यानी 0 से 2 के बीच में कोई भी टाइम ले लेता तो एक्सेलरेशन मेरा क्या आता, स्लोप के बराबर। स्लोप क्या है, क्या आया था हमारा 5 आया था, यानी इसका आंसर क्या हो गया 5। अब इस पार्ट पे आके एक सॉल्व करते हैं। t = 5 इधर कहीं आएगा ना, तो आंसर 5 ही होगा। लेकिन स्लोप क्या है इसका, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -5। क्लियर, कोई दिक्कत आई। चलिए धीरे धीरे आप मैथ को फिजिक्स के साथ क्लब करना सीख रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। हाँ, एक जनरल सी चीज़ है जो बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है। अच्छे अच्छे बच्चों को मैं देखा हूँ कि उनको मिसकंसेप्शन होता है, तो मैं पहले उसको दूर कर लूँ, ठीक है ना। देखो ये एक्सेलरेशन अगर मैंने लिख दिया कि +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये लिख दिया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें मैं पूछूं कि कौन सी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, कौन सी बॉडी रिटार्डेट कर रही है, ठीक है। अधिकतर मैंने जिस भी स्कूल में पढ़ाया है तो ये बच्चों में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं पहले उनसे पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। तो मोर देन 70% तो आंसर मुझे गलत ही मिलता है।
अगर मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सेलरेशन +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताइए किस में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, किस में एक्सेलरेट कर रही है और किस में रिटार्डेट कर रही है, रिटार्डेट कर रही है। तो बच्चे कहते हैं कि सर इसमें एक्सेलरेट कर रही है, इसमें रिटार्डेट कर रही है। ठीक है ना, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। तो ये बच्चे मिसकंसेप्शन है आपका, ठीक है ना, ये गलत है। क्लियर। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अच्छे से गांठ बांध के दिमाग में रख लो, इसलिए क्योंकि जब भी आप इक्वेशन यूज़ करने जाओगे ना, S=UT हाफ AT स्क्वायर, चाहे जो भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन, तो आप ए पॉजिटिव और नेगेटिव जो लगा रहे हो बाई कंसेप्ट लगाओ, इसलिए नहीं कि चलो रख के देख लेते हैं आंसर आ गया तो अच्छी बात। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो रहा है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो कैसे फील करें। एक्सेलरेशन टर्म कहीं सुना है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ बताती है। हाँ चलिए ठीक। बच्चे बाइक चलाते होंगे, तुम नहीं चलाते हो तो मम्मी पापा चलाते ही होंगे। जब ये तो जनरली सुना होगा ना कि एक्सेलेटर ले लिया गया, ठीक है ना, एक्सेलेटर मतलब, एक्सेलेटर लेने का मतलब क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई। ठीक है, जो खेलते हैं ना बच्चे कहते हैं और तेज़ चलाओ और तेज़ चलाओ, तो चलाने वाला क्या करता है, एक्सेलेटर लेता है, तो एक्सेलेटर लेने से स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन का लेना देना स्पीड से है। जब तक स्पीड का इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एक्सेलरेट कर रहा है, कौन सा रिटार्डेट कर रहा है। तो जब तक इस डेटा के साथ स्पीड के बारे में आपको कुछ ना बताया जाए, आप बता ही नहीं सकते पार्टिकल एक्सेलरेट कर रही है या रिटार्डेट कर रही है। तो उसको आइए पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से पार्टिकल को एक ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ से पार्टिकल फिर नीचे आने लगा। क्लियर। दोनों सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, कि आपका ये मिसकंसेप्शन दूर हो जाए। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट में पार्टिकल यहाँ पर है, तो ग्रेविटी किधर की तरफ लग रही है बच्चों, नीचे की तरफ। हमने फेंका है इसको u रफ्तार से ऊपर, ठीक है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ऊपर जा रहा 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 है। यहाँ पे फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। जी किधर था, नीचे की तरफ। तो मान लेते हैं नीचे की तरफ आप एक कन्वेंशन दे दिया कि नेगेटिव होता है, मान लेते हैं समझने के लिए। तब तो आपकी बात सही हो जाती है कि सर ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन होना चाहिए, तो रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है, स्पीड घट रहा है, यहाँ पे तो सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता, अगर बॉडी नीचे आने लगी, इसी पॉइंट से गई, धीरे धीरे 0 हो गई, फिर ये नीचे आ रही, तो जी तो अभी भी नीचे लग रहा है, जी यहाँ पे अभी भी नेगेटिव है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो ये कैसे हो सकता है कि एक जगह एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो बॉडी स्पीड अप कर रही है। पहले वाले केस में क्या हो रहा है बच्चा, ध्यान से समझो, क्या हो रहा है, स्पीड डाउन हो रहा है ना, तभी तो जाके वेलोसिटी फाइनली 0 हुई। दूसरे केस में क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है। तो स्पीड अप कब हो रहा है, स्पीड डाउन कब हो रहा है, जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिक्स ही है नीचे ही की तरफ। तो अगर मैं बाई कन्वेंशन में नेगेटिव ले लिया तो इसके लिए नेगेटिव, तो इसके लिए भी नेगेटिव। तो बात यहाँ पे समझ में आई कि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो यहाँ पे देखो, बॉडी को मैं ऊपर प्रोजेक्ट किया था, इसकी रफ्तार किधर थी, ऊपर की तरफ। यानी अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिश्ता कैसा है, उल्टा है। कैसा है, उल्टा। उल्टा मतलब एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो क्या करेगी बॉडी, स्पीड डाउन करेगी, उसकी रफ्तार घटेगी। ठीक है ना। अब डायनेमिक में घुसना नहीं चाहता, नहीं तो आप ऐसे आसानी से समझ लेते हैं, जिधर एक्सेलरेशन है फोर्स उधर ही लग रहा है, तो जाहिर सी बात है फोर्स इधर लग रहा है तो इसकी स्पीड को घटाने की कोशिश करेगा। तो खैर काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हमको कॉज के बारे में नहीं पढ़ना है, तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि नहीं पढ़ें। ठीक है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन भी इधर होता और स्पीड भी इधर रहती तो क्या होता, स्पीड अप हो जाता। क्या हो जाता, स्पीड अप हो जाता।
मतलब कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिश्ता कैसा होना चाहिए, पैरेलल। अच्छा सर ये बात थी, हम तो ऐसे ही प्लस माइनस लगा लेते थे। तो जब तक यहाँ पर मैं कुछ नहीं बताता कि यू हमारा पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तब तक आप इस डेटा को देख के तो नहीं बता पाते हैं कि बॉडी स्पीड अप हो रही है कि स्पीड डाउन हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में प्लस और माइनस का मतलब डायरेक्शन से है। +2 मीटर पर सेकंड का मतलब कि इधर की तरफ है या तो ऊपर की तरफ है, या फिर जो भी आप कन्वेंशन लिए हो पॉजिटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब कि एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है, ठीक है ना, घटने बढ़ने से ऐसा कोई लेना देना नहीं। हाँ, जब आपको इन्फॉर्मेशन दी रहेगी कि हाँ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो भले वो नेगेटिव हो, दोनों स्पीड अप हो जाएगा। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिश्ता कैसा है, उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड डाउन हो जाएगा। अब तो नहीं भूलोगे ना। ये मैंने इसलिए बता दिया कि अगर मैं आगे सवाल कराने जाता और इतनी छोटी छोटी मिस्टेक होती तो फिर बहुत दिक्कत होता। ठीक है, चलिए, तो आज हमने छोटी छोटी बातें सीखी हैं कि कैलकुलस को कैसे यूज करना है, एक्सेलरेशन क्या है, रिलेशन क्या बता रहा है। हाँ, जाने से पहले मैं आपको जेई वाला वो क्वेश्चन करा ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि मैं बाद में कराना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आप कनेक्ट हो रहे हैं, इस क्वेश्चन को करा ही देता हूँ। देखिए, जेई में क्वेश्चन क्या पूछा था कि हमें ग्राफ दे दिया था, v और x के बीच में ग्राफ दे दिया था ऐसा, ठीक है ना। ये v0 था और ये क्या था, x0। ग्राफ किस में है, v और x के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि हमें ग्राफ बनाना है a और x के बीच में, ठीक है ना। एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में ग्राफ बनाना है। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है, पहले आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ का ग्राफ तभी बनाएंगे ना जब उसका रिलेशन मालूम हो। रिलेशन मतलब जब उसका इक्वेशन मालूम हो। तो सबसे पहले तो आपको सोचना यही चाहिए कि ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है तो पहले इक्वेशन हो। अब इक्वेशन के पीछे सोचो, सोचने का तरीका मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा। तो इक्वेशन कहाँ से आएगा, इक्वेशन कहाँ से आएगा, कैलकुलस वाला बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं। ये रिश्ता किसके बीच में दिया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए। सीरियल तो बहुत देखते होंगे। v और x में है और हमको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में निकालना है। तो लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए, a बराबर क्या था, v dv/dx, यानी vx का रिलेशन है a से। अच्छा, तो अब यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि a का इक्वेशन आ जाए, इक्वेशन आ जाएगा ax का, तो काम बन जाएगा। तो सर यहाँ पे तो डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे वही बात आ गई कि dv/dx का मतलब ये नहीं कि डिफ्रेंशिएट ही करो। डिफ्रेंशिएट तब करो ना जब v का इक्वेशन तुम्हें मालूम हो, ठीक है। इक्वेशन मालूम है, नहीं मालूम है, तो dv/dx क्या बताता है बच्चों, स्लोप बताता है ना। क्या बताता है, स्लोप। कर्व किसके बीच में है, vx के बीच में। स्लोप हमारा क्या है, ये है, कैसा है, नेगेटिव है। स्लोप मतलब tan थीटा, यानी स्लोप हमारा कितना हो गया, v0/x0, बात खत्म। यही स्लोप है, यही क्या है, tan थीटा है। इसी को मैथ में m से डिनोट करोगे, टेंजेंट ऑन कर्व को जो कहना है वो कह लो। यानी dv/dx का तो काम खत्म हो गया। ये v क्या है सर, v वेलोसिटी, ठीक है ना, v वेलोसिटी है। अब ये v कैसे हम निकालें, ये क्या है, ये वेलोसिटी है जो हमें बता रही है कि किसी x पे वेलोसिटी क्या होगी। यानी कि ये बेसिकली इक्वेशन है v और x के बीच में। vx के बीच में इक्वेशन निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है, क्योंकि हमें ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो इक्वेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो सर ये ग्राफ किस चीज़ में दिया हुआ है, vx में दिया है। इक्वेशन भी किसका चाहिए, vx का। तो दिक्कत क्या है, इक्वेशन लिख लो इसका। अब इक्वेशन लिखने के लिए, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए आपको इक्वेशन आना चाहिए सारे। तो एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म।
ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स बच्चों ज़रूर पढ़ लेना, नहीं पढ़ लोगे तो 11 तो निकल ही जाएगा, बस ऐसे ही निकल जाएगा। फेल नहीं होगे ये मैं जानता हूँ, लेकिन पास होके भी क्या करोगे कि जिस एक साल जिस चीज़ के लिए मिला है उससे आप अनजान होके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, x/a + y/b = 1, ठीक है। x बच्चों हमारा यहाँ पे क्या है, x ही है, ठीक है ना। x/a क्या है, इंटरसेप्ट होता है, ये इंटरसेप्ट है हमारा x0। y क्या है, y एक्सिस पे क्या है, v है, v का इंटरसेप्ट क्या है, v0 = 1। हमें v चाहिए, तो देखो v बराबर क्या हो गया, 1 - x/x0। कुछ गलती होगी तो बताना, ठीक है। यानी v बराबर हो गया क्या, यहाँ पे थोड़ा और नीचे लिख लें, v बराबर क्या हो गया, v0 - v0 x/x0। क्लियर, देख लो तो कोई गलती तो नहीं है। हाँ सर सही तो है, अभी तक तो आप सही किए, ठीक है। रख लेते हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है। a बराबर v कितना है बच्चों, v0 - v0 x/x0, ये v है बस। dv/dx मतलब स्लोप कितना है हमारा, स्लोप कितना है, -v0/x0। चलो a बराबर कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके देख लो, -v0² / x0 + v0² / x0² × x। क्लियर ना। अब a और x में रिलेशन हमारा आ गया, बहुत सुंदर सी बात है। ग्राफ इसी का पूछा था, तो सर कैसे करेंगे, तो देखिए v0 बच्चे क्या है, नोन क्वांटिटी है, x0 भी क्या है, नोन क्वांटिटी है, मतलब ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। इसमें भी v0 नोन क्वांटिटी है, x0 नोन क्वांटिटी है, x वेरिएबल है। यानी अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊँ y बराबर mx + c से, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो x के साथ जो मौजूद होता है वो स्लोप होता है, ये हमारा क्या है, स्लोप है। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब लाइन कैसी बनेगी, एक्यूट बनेगी। c क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है, मतलब लाइन किधर कट करेगी, y एक्सिस पे नीचे की तरफ। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा बताइए, एक्यूट होना चाहिए, नीचे कटना चाहिए, ऐसा बनेगा। एक्यूट है ना, ये दिख रहा है ना, ये एक्यूट एंगल बन रहा है यहाँ पे। a और x के बीच में ग्राफ बनाना था हमें, ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया। इंटरसेप्ट कितना है, -v0² / x0, और स्लोप हमारा क्या हो गया, v0² / x0²। ये क्वेश्चन जेईई में आ चुका था बहुत पहले, ठीक है। तो आज यहीं पे हम अपनी पढ़ाई को बंद करते हैं, कल आगे इसके फिर से चालू करेंगे, फिर से बेसिक कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कुछ बहुत आसान करेंगे, कुछ बहुत कठिन करेंगे। हाँ, सवाल सारे ऐसे करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट बिल्ड हो। एक बार कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो फिर आप बुक लगाते रहो, जो बुक लगाने का मन हो, एस सी वर्मा, DC पांडे, रेजोनेंस की सीट लगाओ, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।